So, a very brief about what is Choice, because it will help you to understand the company, and also जब आप क्लाइंट से डिस्कस करेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि वो जो मर्चेंट बैंकर है वो किस बैकग्राउंड से आते हैं. तो Choice International is a publicly listed company, which is a holding company, having a market cap of more than 10,000 crore as on date. So we have 168 branches in India, and a team strength of more than 5,000 people, entirely spread across all our verticals. इसमें चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स जो कि हमारी मर्चेंट बैंकिंग आर्म है, वो सभी रजिस्टर्ड कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर है. इट्स अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ चॉइस इंटरनेशनल. Choice is standing as a top 5 full service broking firms in India as per NSE list. Full service broking firms का ये मतलब होता है कि जो research based broking firms होती है, as contrast to any other entities like Zerodha, Upstox जो कि discount brokerages होते हैं, या जो banks होते हैं, उनको exclude करते हैं. तो जो full service brokerage होते हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, वैसे choice broking जो है वो top full सर्विस ब्रोकिंग फर्म्स में आता है इन टॉप 5. ये करंट एंटिटी स्ट्रक्चर है चॉइस ग्रुप का. तो एज आप जैसे देख रहे हैं कि चॉइस इंटरनेशनल जो हमारी होल्डिंग कंपनी है, उसके नीचे वी हैव चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग, चॉइस फिनसर्व व्हिच इज द एनबीएफसी आर्म, चॉइस कैपिटल व्हिच इज द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मर्चेंट बैंकिंग आर्म, चॉइस कंसल्टेंसी व्हिच इज अ गवर्नमेंट कंसल्टिंग आर्म, चॉइस इंश्योरेंस ब्रोकिंग जो हम लोग B2B एंड B2C इंश्योरेंस कंसल्टिंग करते हैं. Within Choice Equity, we have Choice Wealth, which is the mutual fund distribution platform, Choice Portfolio, which is a PMS, Choice Connect, जिसके माध्यम से आज हम लोग डिस्कशन कर पा रहे हैं, which is the agent network और हमारे पार्टनर नेटवर्क जो हम प्राइम से अपने चॉइस में हम सबको ये बताते हैं कि we have आज के दिन में we have 60,000 plus partners all over India. एंड देन चॉइस टेक लैब जो हमारी इन हाउस टेक टीम है जो कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स बनाती है. Yeah. So these are the basic businesses or services which we are currently offering under Choice. What makes us unique? Pan India presence, 168 branches covering 23 states in India. We have a client base of more than 11 lakh retail and HNI clients in India. चॉइस बिजनेस एसोसिएट जो चॉइस एजेंट नेटवर्क है, वो अभी हमारा ये नंबर बढ़ चुका है काफी, 44,000 प्लस चॉइस बिजनेस एसोसिएट्स है. सिंस अवर पेरेंट इज अ लिस्टेड कंपनी, तो वो ब्रांड विजिबिलिटी हमको मिलती है, एंड उसी कारण से हम लोग भी वी आर वेरी मच चूजी इन सिलेक्टिंग एनी असाइनमेंट व्हेन इट कम्स टू आईपीओ, बिकॉज वी डोंट वांट टू लाइक गो फॉर एनी काइंड ऑफ कंपनी जो कि मार्केट में अवेलेबल उसका आईपीओ ले आए, लेकिन वो कंपनी वर्दी नहीं है. तो इट विल नॉट हेल्प इन बिल्डिंग आवर ब्रांड, बट इट विल रादर dent our brand in a big way. So we are very much choosy in selecting the IPOs, but all and any like listed होने के कारण हमको brand visibility definitely मिलती है. So what is our approach? जैसे मैंने आपको बताया कि we have a more client centric approach where we prioritize understanding of our client needs objectives rather than focusing solely on the transaction. किसी client की requirement fulfill अगर नहीं हो रही है तो हम उसको advise करते हैं कि आप अभी IPO नहीं करिए, या आप इस टाइमलाइन के बेसिस पे नहीं करके आप आगे प्लान कर सकते हैं. उसको प्रॉपर गाइडेंस के साथ करते हैं, rather than कि अगर वो क्लाइंट आ गया तो चलो उसका IPO कर डालें. So that is very important. And before onboarding any new client, we engage in discussion with our close network of investors to gain insight into their perspective कि भाई ये particular assignment में जो valuation अपन सोच रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, या इसका IPO का टाइमिंग क्या होना चाहिए, नेटवर्क का कॉन्फिडेंस कितना है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में. तो किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने के पहले ही हम अपना इन्वेस्टर से बात करके फिर उनसे आगे बढ़ते हैं. Then definitely regulatory authorities को डे इन डे आउट हम लोग डील करते हैं, तो वहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज है. तो these are our leadership team for the Choice Capital vertical जो हमारे मर्चेंट बैंकिंग वर्टिकल है. कमल पोदार जी is a group managing director. Mr. Sundar Sanmukhani is the director of fundamental research. He's the head of fundamental research at Choice. Myself and then Mr. Vimal Parwal, he's the head of business development at Choice Capital. These are the key team members in Choice Capital. We have a team of more than 30 professionals.
इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एमबीएस एंड कंपनी सेक्रेटरीज एंड सीएफएस भी हैं, जो कि आज के दिन में लगभग 14 असाइनमेंट्स पे काम कर रहे हैं। So, how Choice fits in the IPO journey? Basically, Choice acts as the BRLM, book running lead manager. तो बुक रनिंग लीड मैनेजर इज द, मतलब हम कंपनी के लिए सोल एजेंसी होते हैं जो कि बाकी सारे एजेंसीज को हम हैंडल करते हैं, चाहे वो लीगल काउंसिल हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे बैंक का स्पॉन्सर बैंक्स हो, चाहे पीआर एजेंसी हो, ये सारे प्लस सिंडिकेट, लगभग 54 बैंक्स का सिंडिकेट बनता है। ऑल द ब्रोकर्स आल्सो पार्टिसिपेट विद अलोंग विद चॉइस ब्रोकिंग इज द मेन सिंडिकेट इन आवर आईपीओस, और उसके नीचे उसके सब सिंडिकेट, चाहे वो एक्सिस हो, आईसीआईसी हो, जीरोधा हो, सारे के सारे सब सिंडिकेट मेंबर्स आते हैं। तो ये सबको हैंडल जो करना है वो हमारा काम है, और ईश्वर का काम है कि बिजनेस पे ध्यान दें और बिजनेस को आगे बढ़ाएं, जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसको आगे लेके जाएं। ऑडिटर्स अगेन, मतलब वो हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल पे नहीं रहते, बिकॉज ऑडिटर्स डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। वो उसी तरीके से वो काम करते हैं। उसमें भी अगर कंपनी को लगता है कि हम लोग को ऑडिटर से भी कोऑर्डिनेट करना है, तो हम लोग ऑडिटर से भी कोऑर्डिनेट करके काम निकलवाते हैं। ये एक ब्रीफ आइडिया है कि भाई आपका जो पार्टनर है, जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो फॉर आईपीओज एंड अदर प्रोडक्ट्स आल्सो, कि अभी वो किस जगह पे बैठे हैं। तो आज के दिन में ये ऑनगोइंग असाइनमेंट्स है हमारे, जिसमें कि लगभग 11 मेन बोर्ड असाइनमेंट्स हैं। इसमें से कुछ बड़े लार्ज असाइनमेंट्स भी हैं, एंड मोस्टली जो है वो 200 से 600 करोड़ के बीच के जो असाइनमेंट्स है वो है। दो असाइनमेंट अबव 1000 करोड़ के हैं, और एक ये पर्टिकुलर असाइनमेंट में हम लोग कुछ इंडस्ट्री के जो, ये बाकी सारे सोल बीआरएलएम है हम लोग, लेकिन ये एक पर्टिकुलर असाइनमेंट में इंडस्ट्री के जो बड़े नाम हैं, 3 मर्चेंट बैंकर्स वो हैं, प्लस हम लोग हैं। तो कुछ एसएमई आईपीओस भी हम लोग करें, बट एसएमई आईपीओस वेरी सिलेक्टिवली करते हैं, बड़े साइज का ही करते हैं। दीज आर द इशू साइज ऑफ द आईपीओस। तो बड़े साइज ही करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि छोटी कंपनीज में अगेन वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैलेंज होता है, कंप्लायंस का बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए हम लोग उन कंपनीज को एसएमई बोर्ड पे लाते हैं जो कि बिकॉज ऑफ इट साइज वो मेन बोर्ड पे नहीं आ सकती। अदरवाइज उसके पास सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं फॉर बिकमिंग अ मेन बोर्ड लिस्टेड कंपनी। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। These are some of our capital market related clients जो कि पास्ट में हमने हमको सर्विसेज दी हैं। ये हमारे ग्रुप के अदर क्लाइंट्स हैं। तो व्हाई आईपीओ, आई थिंक सब आप इस चीज को सुनने के लिए बैठे होंगे कि भाई किसी कंपनी को अपन पिच करे कि भाई क्यों आईपीओ जाना चाहिए। तो दीज आर द ब्रॉड रीजंस वेयर व्हाई शुड अ कंपनी go for an IPO. So raising capital definitely is the first thing which comes to our mind कि कोई भी कंपनी को आईपीओ से कैपिटल रेज किया जा सकता है। तो नॉट ओनली फ्रॉम द आईपीओ, आफ्टर आईपीओ ऑल्सो उसका रास्ता खुल जाता है when it enters into capital market to an IPO। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद कैपिटल मार्केट में एंट्री हो गई, उसके बाद देयर आर सो मेनी वेज टू रेज फर्दर कैपिटल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, लाइक राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल इशू, क्यूआईबी इशू। तो रास्ता खुल जाता है वन द कंपनी लाइक goes for an IPO। तो it's just the beginning, not an end। देन लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ देयर शेयर्स। तो कोई भी कंपनी जो अनलिस्टेड है उसकी शेयर्स को आपको किसी को बेचना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, देयर इज नो लिक्विडिटी अवेलेबल इन द मार्केट। तो वंस यू गेट लिस्टेड, आपकी शेयर्स को मार्केटेबिलिटी मिलती है और लिक्विडिटी मिलती है, जिससे आप डे इन डे आउट कोई भी उसको शायद चाहे तो खरीद और बेच सकता है। देन वन मोर एडवांटेज आफ्टर द लिस्टिंग इज कि आपका शेयर्स इज लाइक बिकम्स लाइक अ करेंसी। तो आपको कोई ट्रांजैक्शन में एंटर करना है, कोई मर्जर एक्विजिशन का ट्रांजैक्शन करना है, तो उसमें यू कैन ऑफर अ शेयर स्वैप डील रादर देन पेइंग कैश अपफ्रंट। तो शेयर स्वैप में आप अपने शेयर्स उनको देके वो कंपनी को खरीद सकते हैं, या कोई मर्जर या जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। जो कंपनीज में ऑलरेडी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आ रखे हैं उनके लिए एग्जिट के अपॉर्चुनिटी थ्रू एन आईपीओ ही पॉसिबल होता है, रादर देन द कंपनी लाइक वो या किसी और को अपने शेयर्स फाइंड आउट करके बेचें,
वो एक ऑप्शन होता है, लेकिन इजियर ऑप्शन ये होता है कि आप आईपीओ में जाएं एंड पब्लिक में इंस्टीट्यूशंस को एंड रिटेल एंड जनरल पब्लिक को ये अपन शेयर्स ऑफलोड कर सकते हैं। इंसेंटिव्स फॉर एम्प्लॉइज ईसॉप स्कीम्स। तो कोई भी ईसॉप स्कीम्स जो एक प्राइवेट कंपनी में होता है उसके लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है एम्प्लॉइज के लिए उसको गोइंग फॉर एन ईसॉप या ऑप्टिंग फॉर एन ईसॉप स्कीम इन अ प्राइवेट कंपनी। बट व्हेन यू गेट लिस्टेड, तो आपकी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है, बिकम उसकी वैल्यूएशन की बेंचमार्किंग हो जाती है, तो इट बिकम्स वेरी मच एन इंसेंटिव टूल फॉर योर एम्प्लॉइज। तो रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज बिकम्स की एम्प्लॉइज जो आपकी कंपनी के पिलर्स होंगे, जो आपको डे इन डे आउट आपको वर्क करके आपकी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए इंसेंटिव हो जाता है कि आप एम्प्लॉइज को ईसॉप प्रोवाइड करें एंड कंपनी को आगे लेके जाएं। मोटिवेशन फॉर मैनेजमेंट एंड टीम, डेफिनेटली जैसे एम्प्लॉइज के लिए है वैसे सारे टॉप मैनेजमेंट एंड टीम के लिए मोटिवेशन आ जाता है व्हेन द कंपनी गेट्स लिस्टेड। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने जितने भी आईपीओ किए हैं उसमें जो कंपनी की बिफोर आईपीओ एंड आफ्टर आईपीओ में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। मतलब मोटिवेशन साइड से अगर मैं देखूं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। आप सुबह उठ के सोचते हो कि मेरे को कैसे अपने इन्वेस्टर्स को जवाब देना है, तो कैसे मतलब मैं अपनी कंपनी की कैसे ग्रोथ करूं, रादर देन प्राइवेट कंपनी में यूजुअली क्या होता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती टू योर शेयर होल्डर्स। जब आपकी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाता है कि भाई मेरे को आगे बढ़ना है। तो मैनेजमेंट एंड प्रोमोटर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है कि आज हमारी कंपनी 1,000 करोड़ की है, कल इसको 2,000 की करनी है, 10,000 की करनी है, तो कैसे करें, उसको कैसे अचीव करें थ्रू इंप्रूविंग योर बिजनेस एक्टिविटी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है एंड ये हिडन फैक्टर होता है कि जो कि विजिबल नहीं होता, बट वो ऑटोमेटिक वंस यू आर गेटिंग लिस्टेड तो उस समय ये यू विल फील कि भाई ये आपको मोटिवेशन चालू हो गया आपकी टीम के अंदर। यू कैन, इट इज विजिबल, वेरी मच विजिबल वंस यू गेट लिस्टेड। तो नेक्स्ट पॉइंट इज improves your trust and corporate governance and crediting। तो all the three go in hand in hand। जो एक कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिनेटली इंप्रूव होती है। आपके बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो कि आपकी इंडस्ट्री से हो या बैंक से हो या कोई भी डिपार्टमेंट से, आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जब आपकी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, आपकी कंपनी का जो क्रेडिबिलिटी है वो काफी बढ़ता है। उससे आपकी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है, इन्वेस्टर्स का, आपके क्लाइंट्स का, जो भी आपको देख रहे हैं। तो सर्विस एनी अनलिस्टेड कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर डेफिनेटली ट्रस्ट ज्यादा होता है क्योंकि इट बिकम्स अ रेगुलेटेड एंटिटी। आपकी क्रेडिट रेटिंग भी इंप्रूव होती है बिकॉज योर लाइक ऑप्शंस ऑफ रेजिंग कैपिटल इंप्रूव्स। तो जैसे कि आप लिस्टेड हो जाते हैं तो आपकी क्रेडिट रेटिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है पॉजिटिवली। क्रेडिबिलिटी एंड ब्रांडिंग, आप मैं समझूं तो आईपीओ से आप कोई भी कंपनी की फ्री ब्रांडिंग एक्सरसाइज हो जाती है। आज के दिन में 14 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है, अगर अपन डुप्लीकेट अकाउंट्स को भी छोड़े तो 5 करोड़ लोग जो है आपकी कंपनी के बारे में डे इन डे आउट देखते हैं, आपकी कंपनी का नाम स्क्रीन पे आ रहा है, टीवीज में आ रहा है, तो डेफिनेटली ब्रांडिंग इंप्रूव होती है। अगर ये बी टू सी ब्रांड है तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट होता है, अगर बी टू बी है तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो इन आईपीओ आने के बाद ये क्रेडिबिलिटी एंड ब्रांडिंग भी आपकी काफी आगे बढ़ जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओएफएस अपॉर्चुनिटी प्रमोटर्स होता है। कई बार प्रोमोटर्स ने 10 साल 20 साल अपनी कंपनी में दिए हों, कोई भी सैलरी बहुत मिनिमम लेके जा रहे हो, लेकिन वैल्यू क्रिएशन कर लेते हैं, तो उनके लिए एक छोटा ओएफएस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ता है। हालांकि वी डू नॉट प्रमोट ओएफएस इन आवर आईपीओज जनरली, बट केस टू केस बेसिस पे जहां पे लॉजिकल लगता है वहां पे ओएफएस की अपॉर्चुनिटी भी थ्रू एन आईपीओ प्रोमोटर्स को मिलती है। तो आईपीओ जर्नी में ये की टर्म्स जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। जैसे कि रीस्टेटेड फाइनेंशियल्स है, ड्यू डिलिजेंस है, प्राइसिंग ऑफ द इशू है, रेगुलेटरी कंप्लायंस है, डीआरएसपी डॉक्यूमेंटेशन है। तो वन बाय वन हम इस पे थोड़ा सा एक बार नजर डालेंगे। तो नाउ इस रोड मैप में आप देख रहे हैं कि जैसे भी एक कंपनी का डिसीजन फॉर एन आईपीओ हो जाता है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप होता है अपॉइंटमेंट ऑफ बीआरएलएम, विच इज बुक रनिंग मैनेजर और मर्चेंट बैंकर। तो जैसे ही मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर के साथ में लीगल काउंसिल भी अपॉइंटमेंट होता है, which helps the merchant banker to make for the due diligence process and the DRSP documentation process. So once the appointment of BRLM and legal counsel is done,
एक डेटा रूम बनता है, वर्चुअल डेटा रूम, जिसपे कंपनी को चेकलिस्ट शेयर की जाती है फॉर द ड्यू डिलिजेंस पर्पस। एंड वो डेटा रूम के बेसिस, डेटा रूम में जो भी डेटा इनपुट होना है, मतलब डेटा अपलोड होना है कंपनी की साइड से, वो अपलोड होता है एंड उसका ड्यू डिलिजेंस चालू होता है। एक्चुअली ये प्रोसेस ऐसा मतलब कोई एनालॉग डिजिटल फॉर्मेट में नहीं है। बेसिकली इट्स लाइक एन एनालॉग जो कंटिन्यूस प्रोसेस पे चलता रहेगा कि भी जैसे आपके डेटा आते रहेंगे उस पर ड्यू डिलिजेंस चालू रहता है, टू एंड फ्रो होता है। कंपनीज हम लोग विजिट भी करते हैं, देन लीगल काउंसिल के साथ में डिस्कशंस डे इन डे आउट चलता है, किस तरीके से कंपनी को प्रेजेंट करेंगे, उसका बिजनेस है, उसका मैनेजमेंट है, उसके प्रोमोटर्स है, उसकी इंडस्ट्री है, किस कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किस तरीके की प्राइसिंग होनी चाहिए। तो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, जहाँ पे आपका ड्यू डिलिजेंस भी चालू है एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द डीआरएस भी चालू है। तो ड्यू डिलिजेंस के बाद जो ड्राफ्टिंग ऑफ द डीआरएसपी कंप्लीट होती है एंड इट इज फाइल्ड विद सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर क्लियरेंस। तो वंस इट इज फाइल्ड, उसके बाद हम लोग अपना बिजनेस मॉडल एंड बिजनेस प्रेजेंटेशन जो पिच डेक होता है उसको क्लोजर मीटिंग्स में अपने इन्वेस्टर के साथ में डिस्कस करते हैं, अपने एंकर इन्वेस्टर्स के साथ में डिस्कस करते हैं टू टेक अ ग्रीन सिग्नल और अ सॉफ्ट कंसेंट कि वेदर दे विल बी इंटरेस्टेड इन द आईपीओ और नॉट। तो till the time the SEBI clearance is complete, which takes around 2 to 3 months, बहुत आराम से आज के दिन में, तो इस 3 months के बीच में हम लोग अपने एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट मोर और लेस रेडी कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट वंस इट इज क्लियर्ड, तो आरएचपी की फाइलिंग करने के लिए हम लोग के पास 15 से 20 दिन का टाइम होता है एंड उसमें हम लोग अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज बहुत एग्रेसिवली करना चालू कर देते हैं। तो वंस द आरएचपी इज फाइल्ड, द डेट्स आर डिसाइडेड कि कौन से डेट पे इशू ओपन होने वाला है एंड उसके बीच में हम लोग रोड शोज करते हैं फिजिकली फॉर द प्रेस, मीडिया एंड एनालिस्ट कम्युनिटी, ब्रोकर कम्युनिटी, जिसमें कि आप यूजुअली इंडिया में 5-7 सिटीज में ये रोड शोज होते हैं, फिजिकल रोड शोज अलॉन्ग विद द प्रमोटर्स एंड द मर्चेंट बैंकर्स, कि वो हर जगह जा जाके, जैसे फर्स्ट रोड शो आपकी बॉम्बे में ही होता है मोस्टली, उसके बाद अहमदाबाद, जयपुर, राजकोट, दिल्ली, कैलकाटा, फिर वी विल डिसाइड कि भाई किस तरीके से अपन को कहाँ पे मार्केटिंग करनी है। Thankfully, we have a branch network of more than 150 centers in India. तो चॉइस के लिए ये बहुत इजीली पॉसिबल होता है कि कहीं पे भी रोड शो करना है तो हम लोग काफी इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करके उनको ला सकते हैं अपने पास। इनफैक्ट ये चॉइस का एक स्ट्रेंथ है जिसमें कि रिटेल एंड एचएनआई को पार्टिसिपेशन करवाने के लिए हम बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इवन वी आर ओपनिंग अ सेपरेट वर्टिकल हियर, जिसमें हम लोग दूसरे मर्चेंट बैंकर्स को भी हेल्प करने वाले हैं। जैसे हमने देखा अभी रिसेंट आईपीओज में एचएनआई रिटेल पोर्शन में मतलब भर ही नहीं पा रहे थे, तो मतलब वन टाइम भी टोटल फुल नहीं हुआ, खाली क्यूआईबी से फिल करना पड़ा, जो कि लार्ज मर्चेंट बैंकर जो बड़े नाम है वो उनके उनके आईपीओज में भी ये प्रॉब्लम्स है। तो वी सी दैट चॉइस हैज अ वेरी बिग एडवांटेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस की नेटवर्क तो है ही, उसके अलावा ये रिटेल नेटवर्क जो कि हमारे ब्रांचेस के थ्रू और हमारे क्लाइंटल के थ्रू आज 11 लाख क्लाइंट्स इन हाउस चॉइस के पास है। तो अगर कंपनी अच्छी है तो डेफिनेटली हम लोग उसको शोकेस करके सब में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है चॉइस में फॉर रिटेल एंड एचएनआई पार्टिसिपेशन। तो रोड शोज किए जाते हैं, रोड शोज में फिर अपन कंपनी के बारे में बताते हैं एंड कंपनी में जो प्रेस एंड मीडिया है उसको कवरेज करते हैं कि फलाना आईपीओ आने वाला है एंड उसमें ये बेसिक चीजें हैं। तो ये होने के बाद इशू ओपन हो जाता है एंड विद इन 3 डेज, 3 वर्किंग डेज का इशू क्लोजिंग का टाइम रहता है एंड विद इन 3 डेज उसकी लिस्टिंग हो जाती है। वंस लिस्टिंग के पहले आरओसी में फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइलिंग करना पड़ता है एंड शेयर्स अलॉट होने के बाद वो लिस्ट होके इमीडिएटली ट्रेडेबल हो जाते हैं 6th वर्किंग डे ऑफ द इशू ओपनिंग। ये प्रोसेस टाइमलाइन है बेसिकली, टेंटेटिव वे में हमने डाला है इसको कि 40 वीक्स का टाइम कोई भी प्रोसेस आईपीओ प्रोसेस में लग जाता है। बेसिकली फर्स्ट 2 to 3 मंथ जो हमारे प्रिपरेशन फेज में होते हैं, प्रिपरेशन फेज में हम कंपनीज के कैपिटल स्ट्रक्चर, उनका बोर्ड स्ट्रक्चर, उनके प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप, ग्रुप कंपनीज में वो एक एक स्लाइड्स में आपको डिस्प्लेन करूंगा, बट ये प्रिपरेशन फेज होता है जिसमें कंपनी को तैयार किया जाता है कि वो आईपीओ के लिए जाए। काफी आरओसी कंप्लायंसेस हमने देखा है प्राइवेट कंपनीज में, हालांकि नॉर्मल डे टू डे बेसिस में आरओसी से अगर
आपके पास नोटिस नहीं आ रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये नॉन कंप्लायंस रह गए हैं। एंड यूजुअली हमने देखा है कि बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेस ये आरओसी फाइलिंग्स में ही होते हैं। तो हमारे सीए फ्रेंड से मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जब अपनी कंपनीज में ये फाइलिंग कर रहे हैं तो आरओसी फाइलिंग पे थोड़ा कंपनीज को बोलें कि ज्यादा ध्यान दें, प्रॉपर लोग उनके टीम में हों जो कि ये ये इसको इग्नोर ना करें इन चीजों को। जैसे कि हम लोग टैक्स एंड ऑडिट, बाकी ऑडिट्स पे ज्यादा फोकस रखते हैं, ये आरओसी फाइलिंग्स में भी प्रॉपर वे में सारे रेजोल्यूशंस हो और प्रॉपर फाइलिंग की गई हो वो ध्यान रखें, क्योंकि आपकी कंपनी के कैपिटल ही लिस्ट होने वाले हैं। तो उसमें सेबी 1% का भी डाउट नहीं रखने देना चाहता, कोई भी ड्यू डिलिजेंस में उसके कहीं पे भी लैप्स हो, कहीं पे भी कंप्लायंस में लैप्स हो, वो होना नहीं चाहिए। फिर उसको करेक्ट कराने की कॉस्ट बहुत भारी पड़ती है। जो सीएसआर एक्टिविटी है वो काफी लोग इग्नोर कर देते हैं कि भाई सीएसआर नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि सीएसआर स्पेंडिंग होनी चाहिए तो नहीं है तो उसकी पेनल्टी के साथ बाद में उसको कंपाउंडिंग की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पहले से अगर ध्यान रख लें इन चीजों का तो ये गोइंग फॉरवर्ड आपको कॉस्ट भी नहीं आएगी एंड हेडल भी नहीं है। तो 12 वीक्स का प्रिपरेशन फेज होता है, 5 to 6 वीक्स का ड्यू डिलिजेंस होता है एंड 5 to 6 वीक्स में फाइलिंग होता है। इनफैक्ट ये जो 3 से 6 महीने का जो पीरियड है वो एक साथ ही चलता है। मतलब प्रिपरेशन के साथ में ड्यू डिलिजेंस भी हमारा चालू हो जाएगा एंड फाइलिंग ऑफ द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग भी रेडी हो जाएगी। एंड उसको फाइल हम लोग आज अगर स्टार्ट करें तो 6 महीने के अंदर अपन प्लान कर सकते हैं बहुत आराम से। अगर कंपनी रेडी है तो 3 महीने का टाइम एक्चुअल लगता है डॉक्यूमेंट बना के ड्यू डिलिजेंस करके उसको फाइलिंग करने में। सभी ऑब्जर्वेशन का टाइम लगभग 2 से 3 महीने का होता है। एंड इस बीच में हम बताए जैसे हम लोग बाकी वर्क चालू कर देते हैं, जो अपना पिच डेक है, जो अपना बिजनेस मॉडल है, उसको प्रेजेंटेशन करना अपने एंकर इन्वेस्टर्स को, वो इसमें चालू रहता है। फाइनलाइजेशन ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट आफ्टर अप्रूवल, जो हमारा फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट आएगा जो कि हम आरएचपी बोलते हैं, वो आरएचपी को 2 से 3 हफ्तों के अंदर अपन फाइलिंग करते हैं और उसके बाद इशू चालू हो जाता है जो 3 वर्किंग डेज ओपन रहता है। एंड उसके पोस्ट इशू एक्टिविटी 2 to 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाती है, जो कि हम लोग को आफ्टर इशू जो सभी को फाइलिंग करनी होती है उसमें कंपनी का कोई कंसर्न नहीं होता है, वो मर्चेंट बैंकर टेक करेगा। प्री आईपीओ चेकलिस्ट है तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाके मैं आपको ब्रीफ आउटलाइन ही मैंने इस प्रेजेंटेशन में कवर किया है कि क्या क्या स्कोप ऑफ वर्क होता है फॉर अ मर्चेंट बैंकर या फॉर एन आईपीओ प्रोसेस। तो फर्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल मॉडल का फाइनलाइजेशन। तो आपके फाइनेंशियल्स एंड आपके मॉडल, जो आपके पास फाइनेंशियल्स एंड आपका जो बिजनेस मॉडल आगे प्रोजेक्ट अपन को करना है, वो फाइनेंशियल मॉडल रेडी करना पड़ता है। 3 से 5 इयर्स का प्रोजेक्शन रहता है, उस बेसिस पे इट इज अ वेरी डीप डाइव मॉडल होता है। ऐसे कोई सिंपल प्रोजेक्शन नहीं किया जाता। हम तो कंपनी की रेवेन्यू कैसे आ रही है, उसका बेसिस क्या है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी यूटिलाइजेशन कितनी है, उसमें यूटिलाइजेशन है तो नहीं है तो क्यों नहीं है, वो सारे क्वेश्चन आंसर भी उसमें आंसर किए जाते हैं, क्योंकि ये सारे इन्वेस्टर्स के भी और रेगुलेटर्स के भी क्वेश्चन रहने वाले। तो फाइनेंशियल मॉडल बनाने में काफी टाइम भी लगता है एंड उसको बहुत मेटिकुलसली बनाया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच दे शुड थिंक ऑफ व्हाइल गोइंग फॉर एन आईपीओ, मतलब इन लेटर एंड इन स्पिरिट। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जब अपन क्लाइंट्स को एडवाइस करें कि आपका बोर्ड कैसा हो, तो उस पर हम उनको बोलते हैं कि आप जेन्युइनली उन कंपनियों को लेके उन पीपल को लेके आइए जो कि आपकी कंपनी को हेल्प कर सके एंड इंडिपेंडेंटली अपना ओपिनियन रख सके, रादर दैन कि भाई किसी को भी पकड़ के ले आए कि भाई इन लोगों को बोर्ड में डाल दीजिए और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की खाना पूर्ति कर लीजिए। तो वी एडवाइज कि आप कम से कम, आपको समझ लीजिए 3 इंडिपेंडेंट चाहिए तो कम से कम 2 ऐसे अच्छे लोग हो जिनको उनका प्रोफाइल देख के लोगों को ट्रस्ट डेवलप हो आपकी कंपनी के बारे में। क्योंकि आपकी समझ लीजिए 2 कंपनियां हैं जो कि आईपीओ में काम कर रही हैं या लिस्टेड हो चुकी है, तो अगर सेम कंपनीज है, सेम प्रॉफिटेबिलिटी है, तो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही रहने वाला है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कहीं भी डेंट होता है तो कंपनी चाहे कितना ही अच्छा काम कर रही हो, वो इन्वेस्टर उसको लाइक नहीं करते, उसका शेयर इमीडिएटली सेल करके निकल जाते। तो कंप्लायंस विद ऑल द रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस, वेबसाइट के डिस्क्लोजर्स, ये सारी चीजें टेक केयर की जाती है।
बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना है, फॉर्मेशन ऑफ ऑडिट कम, जो रेम्युनरेशन कमेटी, बाकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, पॉश कमेटी, ये सारी कमिटीज के फॉर्मेशन होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम केएमपीज, जो आपके सीएफओ हैं, कंप्लाइंस सेक्रेटरी, कंप्लाइंस ऑफिसर्स हैं, अदर एसएमपीज ऑल्सो, जो आपकी वेरियस डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, वो सब एसएमपीज है, तो उनकी प्रोफाइलिंग की जाती है, उनकी अपॉइंटमेंट होती है, वो सारी चीज अपन डीआरएसपी में आपको मेंशन करने पड़ते हैं अलॉन्ग विद प्रूफ। ड्यू डिलिजेंस में बेसिक प्रोसेस जो होता है हमारा, वो कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस हो गया, लीगल ड्यू डिलिजेंस हो गया, फाइनेंशियल एंड टैक्स ड्यू डिलिजेंस हो गया, ये सारे ड्यू डिलिजेंस में कवर होते हैं। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरी ड्यू डिलिजेंस हो गया। रिव्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, भाई आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा बिल्डअप हुआ फ्रॉम द कंपनी द डेट ऑफ इंस्पेक्शन इंसेप्शन ऑफ द कंपनी टिल द डेट ऑफ आरएसपी, आपका कैपिटल कैसे बिल्डअप हुआ, प्रमोटर का कैपिटल कैसे बिल्डअप हुआ, वैलिड इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज होना चाहिए, बोर्ड शेयर होल्डर, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि रेगुलेटरी फाइलिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, वो नहीं है तो उसको करेक्ट कराया जाता है। फिर उस शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर अपन रिव्यू करके उसको प्रॉपर गाइड करते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी में बोनस इशू अपन को करके आगे बढ़ाना चाहिए, कंसिडरिंग द टारगेट प्राइस जो अपन को आईपीओ के लिए रखना है। तो वो सारी फैक्टर्स इसमें इस पर्टिकुलर डोमेन में आते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया, बोर्ड स्ट्रक्चर, उसके कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीजें चेक होती है, और एज पर रेगुलेशन जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट एंड केएमपी एग्रीमेंट्स जो आपके हो रखे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो वो आपको बनवाने पड़ते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें उनके अपने डीआरएसपी में का पार्ट बनती है। एग्जिस्टिंग ईसॉप अगर स्कीम्स हैं तो वो रिव्यू की जाती है वेदर एज पर आईसीडीआर नॉर्म्स है कि नहीं है, नहीं तो फिर उसको भी मॉडिफाई किया जाता है। ऑल लाइसेंसेस अप्रूवल्स जो एग्जिस्टेंस में है, वो सारे के सारे एप्लीकेबल जो कंपनी को होने चाहिए, वो वेदर देयर गवर्नमेंट अप्रूवल्स एंड लाइसेंस आर इन प्लेस और नॉट। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है सभी इसके लिए, तो अपन इसमें कोई भी लीवे नहीं रख सकते। अगर कोई पर्टिकुलर लाइसेंस एप्लीकेबल है और वो कंपनी नहीं लिया है, तो उसको उसकी लेके और उसकी पेनल्टी भर के वो आगे बढ़ना पड़ता है। अगर कहीं लैप्स रह जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकता है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, जो भी आपकी टाइटल डीड्स है, वैसे फ्री होल्ड है, री होल्ड है, उसकी सारी रिव्यू होती है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा जाता है, कहीं कोई इसमें कोई लैप्स तो नहीं है, ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, and कल को ये कंपनी पब्लिक होने जा रही है, तो अल्टीमेटली पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, तो कोई भी ऐसा एसेट नहीं होना चाहिए कि जो कि क्लेम नहीं कर सके कल को कंपनी की हमारे इसमें लैप्स रह गई थी बोल के हम इसको रियलाइज नहीं कर सकते, इसका वैल्यूएशन नहीं ले सकते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर कोई है, आईपीज हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, वो सारी चीजें इस पे कवर की जाती है। एनी लिटिगेशंस इन द कंपनी, जो कि पेंडिंग लिटिगेशन जो भी है कंपनी के, पास्ट लिटिगेशन जो भी है कंपनी के, वो सारे रिव्यू किए जाते हैं टू डिसाइड कि पास्ट लिटिगेशन लेके भी कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करके आई है आज तक। पेंडिंग लिटिगेशंस, ऑल द लिटिगेशंस हैव टू बी डिस्क्लोज्ड इन द डीआरएसपी। अगर कोई ऐसा लिटिगेशन है जिस जो कि लगता है कि उसका अगर नेगेटिव आउटकम आ रहा है, तो इट विल अफेक्ट द गोइंग कंसर्न, तो वो फिर अपन को एड्रेस करना पड़ता है। एंड अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो फिर आईपीओ का डिसीजन को फिर अपन टिल द टाइम ऑफ दैट लिटिगेशन आउटकम अपन होल्ड भी कर सकते हैं। तो इट विल ऑल डिपेंड कि भाई किस टाइप का लिटिगेशन है, एंड सारे टाइप के डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन, चाहे वो सिविल मैटर्स हो, चाहे क्रिमिनल मैटर्स हो, चाहे टैक्स मैटर्स हो, आपको सब वन बाय वन जो है इसमें देना पड़ता है। Yes. Promoter group and group companies, identification of promoter group is very important. पहले तो कंपनी में जो promoters हैं, उसके promoter group का definition जो ICDR में है, वो उनके immediate relatives हैं। immediate relatives में जो promoter है उनके spouse आ गए, उनके father, mother, brother and sister and children, and promoter के spouse के father, mother, brother, sister and children तो common है। तो ये सारे लोग फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोमोटर ग्रुप हो गए। और इन जो प्रोमोटर ग्रुप की जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो उनके जो भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो एलएलपी के फॉर्म में हो, पार्टनरशिप हो, एचयूएफ हो, प्रोप्राइटरशिप हो, कंपनीज हो, वो सारे के सारे प्रोमोटर ग्रुप में आते हैं। तो वो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरा का पूरा जो प्रोमोटर ग्रुप के सारे नाम अलॉन्ग विद पैन नंबर्स
डीआरएचपी में डालने पड़ते हैं एंड इनके कंसेंट भी लेना पड़ता है आपको प्रोमोटर ग्रुप से। तो वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है। समझ लीजिए किसी भी एक भी प्रोमोटर ग्रुप का अगर कंसेंट नहीं आ रहा है तो आपको एग्जम्पशन अप्लाई करना पड़ता है सेबी में। तो वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एग्जम्पशन जनरली मिलता नहीं है। फिर उसका प्रोसेस है कि उसको एग्जम्पशन नहीं देगा एंड उसको फिर रिस्पेक्टर में डालना पड़ता है। तो वो प्रोसेस में डिले ना हो बोल के हम लोग फर्स्ट डे से ही, जब कंपनी का हम लोग कोई भी असाइनमेंट ले रहे हैं आईपीओ का, तो फर्स्ट थिंग हम लोग प्रोमोटर ग्रुप एंड आइडेंटिफिकेशन, और उसमें कोई मैटर आपको लग रहा है कि भी कोई कहीं क्वेश्चनेबल है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। सिमिलरली ग्रुप कंपनीज का भी अपनी कंपनी के ग्रुप कंपनीज जो आईपीओ इशूअर कंपनी है उसके ग्रुप कंपनीज का सारा इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है और DRHP में जाता है। डायरेक्टर्स एंड केएमपीज, तो जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, प्रायर एक्सपीरियंस, ये इंफॉर्मेशन खाली आप ऐसे नहीं है कि बायोडाटा दे दिया तो ये सारी चीज आ गए। इन सब के प्रूफ लेने पड़ते हैं। तो समझ लीजिए किसी ने बीकॉम किया हुआ है और बीकॉम का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो अपन लिख नहीं सकते डीआरएचपी में कि ये बीकॉम है। या तो उस एफिडेविट लेके फिर उसको रिस्क फैक्टर बनाना पड़ेगा डीआरएचपी में कि फलाना बंदे का एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ अवेलेबल नहीं था और उसमें एफिडेविट लेके इसको किया गया है। तो ये काफी स्ट्रिक्ट चीजें हैं जो कि, क्योंकि डीआरएचपी में कोई भी ऐसा पॉइंट अपन नहीं डाल सकते जिसमें अपने पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेक केयर करना। फाइनेंशियल इंडेटेडनेस, एज ऑन द डेट ऑफ आरएचपी या उससे एक आध महीने के पहले का जो भी इंडेटेडनेस है, कंपनी का बोरोइंग्स है, उसके सारे डिटेल्स अलग से इस चैप्टर में जाते हैं। उनके जब सैंक्शन लेटर्स रिव्यू होंगे, तो ऑथेंटिकेशन, मॉर्गेज डीड्स, जो भी एग्रीमेंट्स हैं, फाइलिंग विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जो चार्जेस है, वो सारे चीज में आएंगे। की कोवेनेंट्स ऑफ द बोरोइंग्स विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द डीआरएचपी। बिजनेस एंड इंश्योरेंस, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस मॉडल डेफिनेटली वो फर्स्ट थिंग जो हम आईपीओ टेकअप करते हैं उससे पहले ही समझना पड़ता है। बट उसको प्रॉपर प्रेजेंट करना डीआरएचपी में इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड एंड फॉर द रेगुलेटर्स आल्सो टू अंडरस्टैंड। तो बिजनेस मॉडल आपका क्या है, क्या प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, वो सारी चीजें बेस्ट तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकें अपन कंपनी में, आगे का स्ट्रैटेजी क्या है, गोइंग फॉरवर्ड द कंपनी हाउ इज इट प्लानिंग टू ग्रो, ये बहुत अच्छे से पिक्चर में आना चाहिए बिजनेस चैप्टर में। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपकी कंपनी में इंश्योरेंस जहां भी एप्लीकेबल है वो प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज है कि नहीं है, कितने क्वांटिटी का है, कितना परसेंट कवरेज है, आपके स्टॉक्स है, आपकी फैक्ट्री है, आपके बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेस हैं, वो सारी चीजें इंश्योरेंस कवर्ड है कि नहीं है और कितने परसेंट कवर्ड है, वो पूरा डिटेल्स में डीआरएसपी में चल रहा है। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो पर्टिकुलर असाइनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, वो फर्स्ट जो है वो आईसीडीआर, जो सभी का जो आईसीडीआर रेगुलेशंस है उसके अंदर में ही सारा डीआरएसपी बनता है एंड टोटल प्रोसेस उसके अंदर में फॉलो होता है। तो दैट इज फर्स्ट थिंग। देन कंपनीज एक्ट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपनी के शेयर कैपिटल लिस्ट हो रहे हैं तो कंपनीज एक्ट के सारे कंप्लायंसेस होने चाहिए कंपनी को। एससीआरआर जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं वो सारे, एलओडीआर की रिक्वायरमेंट्स आती है। प्री लिस्टिंग तो कम, पोस्ट लिस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए आपकी कंपनी में जो, जैसे कि ये जो कमिटीज वगैरह बनती है, ये सारे सब एलओडीआर की रिक्वायरमेंट है। तो ये टेक केयर की जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एन आईपीओ। इसके अलावा काफी सारे रहेंगे बट ये दीज आर द मेजर। ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है बट जैसे प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप एंड ग्रुप कंपनीज, उसका रिव्यू अपन कर रहे हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो कंपनी के ऑडिटर हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम बीआरएलएम एंड द लीगल काउंसिल, ऑडिटर आल्सो प्लेज अ वेरी की रोल इन द आईपीओ प्रोसेस, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ही मैटर करेंगे कि कंपनी का बिजनेस बढ़िया है लेकिन उसके नंबर्स कैसे हैं। तो नंबर्स के बेसिस पे ही अल्टीमेट वैल्यूएशन होता है। रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर सेबी आईसीटीआर इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग मैटर। तो कंपनीज में जब लिस्टिंग में जा रहे हैं तो अगर मेन बोर्ड की कंपनी है तो इंडियस भी एप्लीकेबल होता है। तो कंपनी का सारा 3 साल का जो पिछले हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स हैं उनको रीस्टेटमेंट करते हैं, उनको इंडियस में कन्वर्ट करते हैं। एंड कोई स्टब पीरियड है तो उसको भी अपन को लेना पड़ता है। स्टब पीरियड मींस व्हाट, कि समझ लीजिए अपन आईपीओ दिसंबर में कर रहे हैं तो अगर सितंबर तक का नंबर अपन को देना पड़ रहा है तो वो स्टब पीरियड माना जाता है।
तो स्टब पीरियड एंड प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स का टोटल रिस्टेटेड अकाउंट्स बनता है, जो कि एज पर सेबी आईसीडीआर कवर करना पड़ता है। तो वो ऑडिटर्स जो अवेलेबल, जो पीयर पीयर रिव्यूड ऑडिटर्स इज कंपलसरी फॉर वो साइनिंग ऑफ द रिस्टेटेड फाइनेंशियल्स और एग्जामिनेशन रिपोर्ट देने के लिए, तो वो होना चाहिए। एंड अगर साइज बहुत बड़ा है कम आर आईपीओ का, तो उसमें मल्टीपल ऑडिटर्स या थोड़े रिनाउंड ऑडिटर्स को अपन इन्वॉल्व करने का भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो रीस्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इज वेरी मच क्रिटिकल, क्योंकि उसी पे ही मतलब ट्रस्ट डेवलप होता है कंपनी का, इन्वेस्टर्स का। एंड इसके बेसिस पे ही आगे का प्रोजेक्शंस भी है, मतलब रीस्टेटेड फाइनेंशियल्स को लेके वो प्रॉपर मॉडल पे जाता है। तो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, कि इसमें 2 से 3 महीना इसमें आराम से चाहिए होते हैं। अगर कंपनी रेडी भी है अपने फाइनेंशियल्स के साथ में, तो भी रीस्टेटमेंट एंड इंड एस कन्वर्जन में काफी टाइम लग जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आईपीओ। आरओसी कंप्लायंस अगेन इज वेरी क्रिटिकल। तो जैसे ही असाइनमेंट स्टार्ट होता है, तो उसके सारे आरओसी फाइलिंग्स जो भी हुए हैं पिछले हिस्टोरिकली सिंस द डेट ऑफ इंसेप्शन, वो सारे अपन रिव्यू करते हैं ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस में। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स विद रिलेटेड पार्टीज चेक किए जाते हैं। Any forms filing with respect to appointment of directors, KMPs, increase in authorized capital and paid up capital, review of board and shareholder resolution for IPOs and other related matters. ये टिपिकली एक आपने ऑलरेडी डीआरएचपीज में कहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये दिस द टेबल ऑफ कंटेंट्स लुक लाइक व्हाट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। और आई थिंक इसमें आप भी देख पा रहे होंगे कि these are broadly the contents of a DRHP. फर्स्ट तो जनरल सेक्शन होता है जिसमें कि डेफिनेशंस एंड कन्वेंशंस आते हैं। सेक्शन 2 इज मोस्टली रिस्क फैक्टर्स, जो कि आफ्टर द डीआरएचपी के बाकी सारे एस्पेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये फाइनल रिस्क फैक्टर्स का चैप्टर रेडी होता है। तो इट इज वेरी क्रिटिकल अगेन, क्योंकि रेगुलेटर्स इसको बहुत माइन्यूटली देखते हैं एंड वर्ड बाय वर्ड उसमें अपन को गाइडेंस भी देते हैं कि भाई किस तरीके से आपने रिस्क फैक्टर में या तो प्रेजेंट करना चाहिए, या अगर बहुत ही उनको वेग लगता है तो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो वेरी क्रिटिकल, रिस्क फैक्टर्स को डिटरमाइन करना, उनको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना। Section 3 is the introduction of the industry, its business, some summary of financial information, what is the offer, general information जो कंपनी के बारे में, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस और जो बीआरएलएम का डिटेल्स, ये सारी चीज जाते हैं। लीगल काउंसिल के डिटेल्स, आरटीए, कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इसमें आ जाता है। तो राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द कंपनी, हाउ इज द कैपिटल बीइंग बिल्ड अप, वो पूरा डिटेल्स इसमें आता है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर इज अगेन वेरी क्रिटिकल, कि आप पैसा क्यों रेज करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बेसिस ऑफ ऑफर प्राइस, आपने जो प्राइस रखा है उसका बेसिस क्या है, उसके ऊपर केपीआईज है, बाकी और सारी चीजें हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फैक्टर्स सारे इसमें आते हैं। पीयर कंपनीज आते हैं, उनका क्या पी मल्टीपल है, आपने किस बेसिस पे इनको प्राइसिंग अपनी ऑफर की है, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। स्टेटमेंट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स अगेन वो बहुत बेसिक है, पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ही है बेसिकली जो ऑडिटर्स अपन को देते हैं। देन अबाउट द कंपनी, तो उसके अगेंस्ट में ये जो समरी था ये डिटेल में आता है। इंडस्ट्री का ओवरव्यू, इंडस्ट्री का एक्सपर्ट हमको लेना पड़ता है फॉर द इंडस्ट्री चैप्टर के लिए। जो कंटेंट चाहिए उसके लिए हमको इंडस्ट्री के ऊपर एक सर्टिफिकेट मतलब लेना पड़ता है फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी। एंड मोस्टली दीज आर एजेंसीज आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लाइक केयर, क्रिसिल, जो कि इंडस्ट्री के मतलब पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में एक्सपर्ट होते हैं। वो अपना एक डॉक्यूमेंट हमको देते हैं जिसका जिसका कंटेंट मोस्टली इसमें कवर किया जाता है इंडस्ट्री ओवरव्यू में। अवर बिजनेस, जो हमारी बिजनेस का मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड बताया था कि उसका डिस्क्रिप्शन काफी अच्छे से देना पड़ेगा, तो ये अवर बिजनेस चैप्टर के अंदर कवर होएगा। ऑल द रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज इन इंडिया जो हमको एप्लीकेबल हैं वो इसमें कवर की जाती है। हिस्ट्री एंड कॉर्पोरेट मैटर्स में आपकी कंपनी का इंसेप्शन, आपके कोई एग्रीमेंट्स हैं, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट हैं, आपके साथ में जेवी एग्रीमेंट्स हैं, आपके अकम्पलिशमेंट्स हैं, ये सारी चीजें इसमें आती है। आपका टाइमलाइन,
how's the company from the day of inception, what has the company done, आपके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में कोई चेंजेस हुए हैं, तो ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। आवर मैनेजमेंट इज अ चैप्टर जहाँ पे आपके कंपनी के की मैनेजर पर्सनल्स के बारे में पूरा डिटेल में मेंशन की जाती है, एंड एज पर आईसीटीआर जो भी डिस्क्लोजर्स हैं वो उसमें जाते हैं। प्रोमोटर्स एंड ग्रुप एंटिटीज, अगेन प्रोमोटर्स जो आपकी कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनका प्रोमोटर ग्रुप है, जैसे मैंने बताया जो आइडेंटिफिकेशन हमने किया उसके बारे में सारी डिटेल्स इसमें along with photographs and other details उसमें डिस्क्लोजर किए जाते हैं। डिविडेंड पॉलिसी इज अ बेसिक कंपनी की जो पॉलिसी है वो इसमें डिस्क्लोजर की जाती है। सेक्शन 5 इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रिस्टेटेड आ गए, रिस्टेटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही देना पड़ता है। प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि स्टॉप पीरियड के लिए हैं वो उसमें आते हैं। MD&A is a critical discussion about the financial statements कि भाई हर एस्पेक्ट जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में है उसमें कंपैरिजन की जाती है, एनालिसिस की जाती है और उसको इस पर्टिकुलर चैप्टर में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। देन इंडेटेडनेस जो भी बोरोइंग्स है, मैंने आपको बताया था पहले कि जो भी बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी है एज ऑन द डेट ऑफ DRHP उससे जस्ट पहले वो सारे इसमें डिटेल्स में आपके जो भी बोरोइंग के कोवेनेंट्स के साथ में डिस्क्लोजर जाती है। सेक्शन 6 इज द लीगल एंड अदर इंफॉर्मेशन, जिसमें लिटिगेशन आउटस्टैंडिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स, जितने भी लिटिगेशन आउटस्टैंडिंग है इसमें कंपनी को एक मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना पॉलिसी डिजाइन करना पड़ता है कि भाई किस टाइप के कितना क्वांटम का लिटिगेशन को आपको मतलब मटेरियल मान के इसमें डिस्क्लोजर करना है। क्रिमिनल मैटर्स वन बाय वन आपको पूरे ही करने पड़ते हैं, टैक्स मैटर्स आपको पूरे ही करने पड़ते हैं चाहे 1 रुपए के भी। लेकिन उसके अलावा जो सिविल मैटर्स हैं उसमें अपन एक डिजाइन कर सकते हैं कि भाई व्हाट इज द मटेरियलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे हम इसमें फिल्टर करके डिस्क्लोजर देंगे। तो बेस्ड ऑन मार्केट प्रैक्टिसेस अपन वो मटेरियलिटी का एक लॉजिक बना लेते हैं। Government and other approvals, regulatory statutory disclosures, then issue related information, जिसमें आपका इशू का स्ट्रक्चर आ गया, आपके टर्म्स आ गए, इशू स्ट्रक्चर में कितने आपके टोटल शेयर्स इशू होने वाले हैं, उसमें से कितने एंकर होगा, कितना HNI होगा, ये सारी चीज इसमें आती है। देन टर्म्स ऑफ ऑफर जो आपके बेसिक टर्म्स हैं कि भाई ICDR के नॉर्म्स के हिसाब से, और आपका प्रोसीजर पूरा इसमें जो इशू का जो प्रोसीजर है वो पूरा इसमें डॉक्यूमेंट में जाता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेंज करना पड़ता है फॉर ए पब्लिक कंपनी, तो उसके मेन प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस किए जाते हैं। और एनी अदर इंफॉर्मेशन जो देनी पड़ती है, चाहे मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स है, डॉक्यूमेंट फॉर इंस्पेक्शन है, उसकी सारी लिस्ट जाती है। जो भी एग्रीमेंट्स हो रखे हैं, चाहे वो BRLF के साथ हो, लीगल काउंसिल के साथ हो, RT के साथ हो, और भी कोई मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो कि अपन को लगते हैं कि डिस्क्लोजर में जानी चाहिए, तो वो सारी चीजें इसमें एनालिस्ट की जाती है और अटैचमेंट करना पड़ता है विद अलोंग विद द DRHP फाइलिंग। प्राइसिंग ऑफ द इशू, प्राइसिंग ऑफ द इशू में देयर आर 2 मेथड्स, बुक बिल्डिंग मेथड एंड फिक्स प्राइस मेथड। तो जनरली मेन बोर्ड IPOs में बुक बिल्डिंग मेथड ही फॉलो किया जाता है, एंड फिक्स प्राइस मेथड कुछ SME कंपनीज कर रहे हैं बट आजकल ये बहुत कम यूज होता है। बुक बिल्डिंग मेथड में बेसिकली अपन एक रेंज ऑफ प्राइस बैंड अपन दे देते हैं व्हेन एट द टाइम ऑफ जो अपन RHP में मेंशन करते हैं या इशू ओपन करते हैं, एंड बेस्ड ऑन द बिड्स कलेक्टेड बाय द कंपनी एट व्हाट प्राइसेस वो डिटरमाइन होता है कि फाइनल प्राइस क्या होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा प्राइस डिस्कवरी के लिए अच्छा मेथड है rather than issuing a fixed price for the particular IPO। आप प्राइस डिस्कवरी का ऑप्शन देते हैं तो इट लुक्स एज मोर फेयर। हालांकि मोस्टली अपर प्राइस बैंड पे ही क्योंकि अगर कंपनी अच्छी है तो पीपल विल बिड एट द अपर प्राइस बैंड, एंड मोस्टली अपर प्राइस बैंड पे फाइनल लिस्टिंग या इशू होता है। लिस्टिंग प्राइस अलग होता है बट इशू प्राइस जो है वो अपर प्राइस बैंड पे मोस्टली होता है, अनलेस आपकी कंपनी में कोई इतना किसी का इंटरेस्ट नहीं हो और वो लोअर प्राइस में सब बिडिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत कम देखा गया है। बुक बिल्डिंग मेथड इज मोस्टली यूज्ड नाउअडेज। इन्वेस्टर एलोकेशन पोर्शन ये अगर मैंने जस्ट बहुत ब्रीफ रखा है क्योंकि आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं मोस्टली यहाँ पे जो आज हैं,
विल अंडरस्टैंड कि भाई इस तरीके के रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। तो 6(1) जो रेगुलेशन है उसमें उसके अंदर में जो कंपनीज क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं वो 6(2) में जाते हैं। तो रेगुलेशन 6(1) में बेसिकली एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स वो 15 करोड़ का होना चाहिए। तो अगर वो नहीं है, उसके अलावा भी और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो कंपनीज बैठती हैं उनके लिए रेगुलेशन 6(1) एप्लीकेबल होता है, नहीं तो फिर रेगुलेशन 6(2) एप्लीकेबल होता है जो भी मेरे स्क्रीन पे है। तो रेगुलेशन 6(1) और 6(2) में डिफरेंस क्या है कि 6(2) में 75% आपको क्यूआईबी लाना पड़ता है, अनबैलेंस पोर्शन आपको एलोकेट होता है रिटेल एंड एचएनआई के लिए। रेगुलेशन 6(1) में 50% रिजर्व होता है क्यूआईबी के लिए एंड बैलेंस 35% रिटेल के लिए, 15% HNI portion के लिए. And of this QIB portion, 60% is allocated to the anchor investors, which is 1/3 of the total issue size. Mostly जो आपका 30% of the issue size हो गया, मतलब 50% का 60% becomes 30% of the total issue size is anchor portion. Balance 20% is QIB, balance QIB portion. 35% is retail and 15% is non-institutional, which is HNI portion. एंड आउट ऑफ द टोटल क्यूआईबी एंकर पोर्शन जो है उसमें से 1/3 आपको फर्स्ट प्रेफरेंस डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को देना पड़ता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड जो रिटेल पार्टिसिपेशन है काफी बड़ा है अपने कैपिटल मार्केट्स में। 4 करोड़ डिमैट अकाउंट से 16 करोड़ डिमैट अकाउंट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स एंड मतलब 4 टाइम्स। एंड नॉट ओनली डिमैट अकाउंट्स, अपने जो एसआईपी जो म्यूचुअल फंड्स के पास जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी काफी मैनीफोल्ड बढ़ गया है। तो what we are seeing is in the last 4 years, pre-COVID era and post-COVID era में there is a phenomenal change। पहले जनरली क्या होता था कि कोई भी आईपीओ आ रहा है तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है ना वो एफपीआई को देख के इन्वेस्ट करते थे। अभी किसी एफपीआई को इन्वेस्ट करना है तो वो अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से पूछते हैं कि भाई आप इसमें डाल रहे हो तो हम डालते हैं। तो बहुत चेंज हुआ है, अपनी स्ट्रेंथ जो है वो काफी बड़ी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, एंड ऑल बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स व्हिच हैव शोन so much interest in the capital market। तो इसमें इसीलिए मेरा कहना था कि रिटेल पोर्शन एंड एचएनआई पोर्शन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिन्होंने इग्नोर किया अभी देखा है रिसेंट आईपीओज में, उनको उनको रिटेलर्स को और एचएनआई पोर्शन वालों को अगर ट्रस्ट नहीं है कंपनी में तो दे डोंट बिड। अब वो पुराने मतलब द लास्ट 1 और 2 मंथ्स अपन ने विटनेस किया, उसके पहले तो यूफोरिया चल रहा था, प्रीमियम बाजार कुछ भी चल रहा था। सेबी ने जो क्रैकडाउन किया है उसके बाद ये हमने विटनेस किया है कि रिटेल और एचएनआई को भी आपको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करके उनको भी पार्टिसिपेशन लाना चाहिए। क्यू ये 6(2) में अगेन मैंने आपको बताया कि 75% क्यूआईबी होता है, बैलेंस 15% रिटेल होता है, 10% एचएनआई होता है। एंकर पोर्शन अगेन 60% ऑफ क्यूआईबी होता है एंड बाकी रूल उनके लिए सेम।